Hello students, welcome to Meddental Inside YouTube channel. So in this video of oral histology, we will start chapter number 1, which is structure of oral tissues from 10 kids 9th edition. So 10 kids से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ मार्क किया गया होगा जो आपके प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओरल हिस्टोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें आपको सारी ओरल हिस्टोलॉजी की टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कैविटी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका पता होना चाहिए, ओरल कैविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो शुरू में इन्होंने ये चीज़ बताई भी है कि टूथ के पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास टूथ और होता है और उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। टूथ प्रॉपर होता है और उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो टूथ प्रॉपर होते हैं उसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, और जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। जो टूथ प्रॉपर है उसके अंदर इनेमिल, डेंटिन और पल्प आता है, और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं टूथ जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर आपके पास बोन आ जाती है, और हमारे पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट आ जाता है, और सीमेंटम आ जाता है। तो नाउ पेज नंबर 19 से चैप्टर शुरू हो रहा है। सबसे पहले ये डायग्राम है फिगर 1.1, ये मैं कवर करवाता हूँ। टूथ की हेडिंग के ऊपर आते हैं। टीथ कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द माउथ। ये जो 20% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द माउथ है, ये आपके BCQs में या MCQs के अंदर आ जाता है कि कितने परसेंट ऑफ द माउथ टीथ हमारे कवर करते हैं, तो 20% करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर ना आपके ना MCQs आते हैं, ज़्यादा कवर हो रहे होते हैं, क्योंकि जो लाइन मैंने मार्क की हुई है ना वो समझो आपके MCQs में आती है और आपकी ऑस्पीज में आते हैं। द अपर टीथ सिग्निफिकेंटली मोर देन द लोअर टीथ। मेस्टिकेशन इज द फंक्शन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डेंटिशन। ये बात इंपॉर्टेंट है। BCQ में वो देते हैं कि बेटा आप बताओ कि टीथ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शन क्या है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टीथ का क्या है। तो इसमें आपको बहुत सारे नाम दिए हुए होंगे। मेस्टिकेशन होगा, आपके पास एस्थेटिक्स होगा, आपके पास उसकी जो है वो स्पीच होगी। तो उसका जो आंसर होता है वो हमारे पास मेस्टिकेशन होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बच्चे गलत कर देते हैं। बट टीथ ऑल्सो आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर स्पीच, ये बात पता होनी चाहिए। इन एनिमल किंगडम टीथ हैव मोर इंपॉर्टेंट रोल इन वेपन्स एंड अटैक्स वगैरह। तो वो एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। द टूथ प्रॉपर कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड इनर्ट एसेलुलर इनेमल फाउंड बाय एपिथेलियल सेल्स एंड सपोर्ट बाय द लेस मिनरलाइज्ड एंड मोर रेजिलिएंट एंड वाइटल हार्ड कनेक्टिव टिश्यू डेंटिन। जैसे मैंने बताया था कि जो टूथ प्रॉपर होता है उसके अंदर इनेमल होता है, डेंटिन होता है और पल्प होता है। तो ये बता रहे हैं कि इनेमल जो होता है वो एसेलुलर होता है। अब एसेलुलर वो कैसे होता है, वो जब हम इनेमल का चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 7, जब उसके ऊपर आएंगे तब उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके नीचे डेंटिन होता है, और डेंटिन के साथ हमारे पास पल्प होता है, विच इज फॉर्म्ड एंड सपोर्टेड बाय द डेंटल पल्प आर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंटिन और पल्प होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डेंटिन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है और पल्प सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। नाउ इन मैमल्स टीथ आर अटैच्ड टू द जॉ बाय द टूथ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सीमेंटम, पीडियल, एल्व्यूलर बोन विच प्रोवाइड इनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू विदस्टैंड द फोर्स ऑफ मेस्टिकेशन। अच्छा, मैंने शुरू में ना गलती से बोल दिया था कि PDL की जगह मैंने गलती से टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट बोल दिया था कि वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। वो नहीं होता, वो हमारे पास टूथ का ही पार्ट टूथ के अंदर आ जाए, ओरल कैविटी के अंदर आते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड और टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। लेकिन जो टूथ का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 3 होते हैं, सीमेंटम, PDL और एल्वुलर बोन। और जो टूथ प्रॉपर होते हैं वो भी 3 होते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। तो ये चीज़ें याद रखना। अगली लाइन्स के ऊपर आते हैं। स्मॉलर टीथ कॉन्स्टिट्यूट द डेसिडुअस और प्राइमरी डेंटिशन। अ लार्ज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द जॉ अकर्स विद growth necessity, not only more teeth are also the larger one, because the size of the teeth cannot increase after they form the deciduous dentition में भी। बस ये बात आपको पता नहीं चाहिए कि पहले डेसिडुअस टीथ आते हैं और डेसिडुअस टीथ पे हमारे पास शेड ऑफ होते हैं, उसके बाद आगे जाके हमारे पास परमानेंट या सेकेंडरी डेंटिशंस आते हैं। वो किस तरीके से आते हैं वो हम जब ओरल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स आएगा ना। उसके बाद देखिए रेडियोग्राफ दिया हुआ है। ये मैं डायग्राम भी साथ साथ कवर करवाऊंगा, लेकिन जब हम पूरा टेक्स्ट कवर कर लेंगे उसके बाद डायग्राम कवर करेंगे इंशाल्लाह। एनाटॉमिकली द टूथ कंसिस्ट ऑफ अ क्राउन और द रूट। हाँ, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। जैसे मैं ऊपर आता हूँ ना ये डायग्राम में, तो ये हमारे पास एक टूथ का स्ट्रक्चर है। अगर तुम इसको देखो तो ये जो हमारे पास ये दिखाया है भाई, ऊपर ये क्राउन होता है और नीचे हमारे पास इसकी रूट होती है। ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, द जंक्शन बिटवीन द टू इज द सर्वाइकल मार्जिन। The term clinical crown denote that the path of tooth that is visible in the oral cavity, although teeth vary considerably in shape, size and the histological similar। अच्छा, अब तुम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक चीज़ होती है टूथ के अंदर क्राउन पार्ट,
और एक होता है रूट पार्ट। ये तो हो गया, आसान सी बात है, सही है। और क्राउन और रूट को कहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट होते हैं? एट द सर्वाइकल मार्जिन। जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सर्वाइकल मार्जिन होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास चार चीज़ें और आ जाती हैं। एक एनाटॉमिकल क्राउन और एनाटॉमिकल रूट, क्लिनिकल क्राउन और क्लिनिकल रूट। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि बेसिकली इस डायग्राम को मैं कवर कर रहा था फिगर 1.1 को, कि अगर तुम इसको देखो तो सबसे पहले आपको बताइए कि तीत के दो पार्ट हैं, एक होता है क्राउन और एक होता है रूट। क्राउन वो पार्ट होता है जो विजिबल होता है ओरल कैविटी के अंदर, और रूट वो पार्ट होता है जो हमारे पास बोन के अंदर सबमर्ज होता है। अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास ये क्राउन वाला पार्ट है और इसके नीचे ये रूट वाला पार्ट है। अच्छा, अब क्राउन की भी 3 लेयर्स होती हैं, जो क्राउन का पार्ट होता है उसकी भी 3 लेयर्स होती हैं, और जो रूट का पार्ट होता है उसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। कैसे होती हैं मैं बताता हूँ। जो क्राउन होता है उसमें 3 लेयर्स कौन सी होती है? इनेमल, डेंटिन और पल्प। सबसे ऊपर आपको ये इनेमल नज़र आ रहा है, उसके नीचे डेंटिन नज़र आ रहा है, उसके नीचे पल्प नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो रूट के अंदर 3 लेयर्स होती है उसके अंदर होता है सीमेंटम, ये आपको सीमेंटम नज़र आ रहा है, उसके नीचे डेंटिन नज़र आ रहा है और उसके नीचे पल्प नज़र आ रहा है। आप लोग बोलोगे सर डेंटिन और पल्प तो दोनों में तो इसका कुछ ना कुछ नाम तो डिफरेंट होंगे। हाँ बिल्कुल है जो क्राउन के अंदर पल्प है उसे हम कहते हैं कोरोनल पल्प, और जो क्राउन के अंदर डेंटिन उसे हम कहते हैं कोरोनल डेंटिन, ठीक है। तो जो क्राउन के अंदर पल्प और डेंटिन होगा उसे हम कहेंगे कोरोनल पल्प और कोरोनल डेंटिन रिस्पेक्टिवली, और जो रूट के अंदर होगा उसे हम कहेंगे रेडिक्यूलर पल्प एंड रेडिक्यूलर डेंटिन। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो हर चीज़ में 3 चल रही है, तो प्रॉपर के अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं? 3। सपोर्टिंग टिश्यूज़ कितने हैं? 3। क्राउन की कितनी लेयर्स हैं? 3। रूट की कितनी लेयर्स हैं? 3। तो ये 3 का आप ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं ये बता रहा था कि हाँ, कि क्लिनिकल क्राउन और एनाटॉमिकल क्राउन का मतलब क्या होता है। जो क्लिनिकल क्राउन, ये आपको ये लेबलिंग में नज़र आ रहा है, क्लिनिकल क्राउन वो पार्ट होता है तीत का जो विजिबल होता है ओरल कैविटी के अंदर। जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर क्राउन का पार्ट विजिबल है उसे हम कहेंगे क्लिनिकल क्राउन। ये MCQ और वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्लिनिकल क्राउन का पूछते हैं और एनाटॉमिकल क्राउन का पूछते हैं। और एनाटॉमिकल क्राउन वो पार्ट होता है जो बेसिकली आपका इनेमल से कवर होता है। वो तीत का वो पूरा क्राउन जो इनेमल से कवर हुआ है, तो हमारे पास क्या है? वो एनाटॉमिकल क्राउन है। अब यही बात आपकी ना MCQ में इस तरह से वो पूछते हैं कि बेसिकली जिंजिवल रिसेशन हो गई। जिंजिवल रिसेशन का मतलब है कि ये जिंजिवा है ये कम हो गया। जब ये जिंजिवा कम हो गया तो कौन सा क्राउन आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा या कौन सा क्राउन बढ़ जाएगा? तो वो कौन सा क्राउन बढ़ेगा? क्लिनिकल क्राउन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल क्राउन वो पार्ट है जो तीत के अंदर विजिबल है। अब जब जिंजिवा कम हो जाएगा तो और जहाँ पे क्या नाम है क्राउन विजिबल होना शुरू हो जाएगा, तो वो कौन सा क्राउन विजिबल होगा? क्लिनिकल क्राउन विजिबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस डायग्राम को दोबारा से देख लेते हैं, और तो कोई इसमें चीज़ नहीं है। PDL ये रहे, ये हम पढ़ेंगे सपोर्टिंग टिश्यूज़ के अंदर। पल्प मैंने बता दिया, सीमेंटम, बोन, बाकी इसके अंदर और सच कुछ पढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब अगली हेडिंग्स के ऊपर आऊँ ना, तो इन्होंने हर चैप्टर जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, देखो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे तो इसमें इनेमल आएगा, उसके नीचे डेंटिन और PDL वगैरह आएंगे, तो उन सब को इन्होंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं वो बन जाए, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ये डायग्राम है, ये एक रेडियोग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब भी आप ना ओरल हिस्टोलॉजी का पेपर देने जाते हैं या OSP देने के लिए जाते हैं तो एक सवाल आता है कि आप बताओ ये, जैसे आपको उन्होंने OSP में ये पिक्चर दे दी, तो पहला क्वेश्चन वो ये कर दें कि ये क्या है? ये रेडियोग्राफ है, ये डायग्राम है, ये हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है। तो आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। जो भी हमने ऊपर चीज़ देखी थी ये डायग्राम थी, सही, और ये हमारे पास क्या है? रेडियोग्राफ है। इस पर मैंने उन चीज़ों को बताया हुआ है कि भाई सबसे ऊपर इनेमल दिखाया हुआ है, ये तीज का रेडियोग्राफ है, नीचे हमारे पास डेंटिन और उसके नीचे पल्प है, नीचे एल्वियोलर बोन दिखाई हुई है, रूट है, ग्राउंड है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत आसान सी बात है ये, सही। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेवल है, सही है। तुझके बच्चे उसको मुश्किल बना के इसलिए से पढ़ते हैं क्योंकि वो पहला चैप्टर ही नहीं पढ़ते। ओरल हिस्टोलॉजी के 90% बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते ही नहीं, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके MCQs में आती हैं, तो ये फैक्ट है। तो ये बात यहाँ तक हमने ये पार्ट को कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको इनेमल और डेंटिन वगैरह को थोड़ा सा जो ओवरव्यू में देखेंगे, और उसके बाद हम तो डेवलपमेंट के चैप्टर के ऊपर जाएंगे, जो चैप्टर नंबर 6